बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमारा है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी चीज़ें, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या हमने चीज़ें पढ़ी थी। और इसके अलावा फिर आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है। ये हमने थोड़ा सा डिटेल में आज डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या पर्पज़ होता है। ये हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और क्यों करते हैं, इसकी रीजंस क्या होती हैं स्केजुलर को इन्वोक करने की, और ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, और स्केजुलिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। और उनमें से ये FCF एस है, SJF और ये वाली, ये हम ट्राई करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हो जाएगी। तो स्केजुलिंग इस लेक्चर जो है उसमें हमने डिस्कस किया था सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेड क्या होता था कि सिंगल थ्रेड में एक वक्त में एक थ्रेड जो है ना वो चलता था, फिर दोबारा मेन पे वापस जाता था, फिर अगला थ्रेड चलता था, इस तरह से काम करता था। मल्टी थ्रेडेड में आपका एक ही मेन है और उसके अंदर हमने मल्टीपल थ्रेड्स जो है ना मल्टीपल काम कर रहे हैं एट ए टाइम, और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, बजाय इसके कि जो कि हम जिस तरह के प्रोसेस अगर हम कर रहे थे, हमने बताया था कि हमने थ्रेड्स आए क्यों थे, बेसिक पर्पस क्या था, क्यों हमें लेके आना पड़े थे थ्रेड्स। और मैंने जब हम थ्रेड्स पढ़े थे बताया था डिटेल से कि जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो प्रोसेस एक वक्त में जब एक प्रोसेस चल रहा था तो मैं उस जो प्रोसेस की स्पेस होती थी उसमें मैं कोई और काम नहीं कर पाता था। मुझे वो मेरे पास बॉटलनेक बना हुआ था कि उस वक़्त मैं और कोई काम उस स्पेस पे, वो स्पेस जो उसकी थी वो मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था। मेरे पास जितनी भी वो वही वाला प्रोसेस ले काम कर रहा था। लेट्स से वो प्रोसेस ए है तो वो प्रोसेस ए की स्पेस है तो वो प्रोसेस ए ने ही यूज़ करनी है, वो बी प्रोसेस उसको नहीं यूटिलाइज़ कर सकता था। तो ये था एक बॉटलनेक बना हुआ। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम थ्रेड्स के पास आए कि वो जो स्पेस है, वो जो यूटिलाइजेशन है, वो जो उसने रिसोर्स एलोकेट किए हुए हैं उनको हम बेहतर अंदाज से यूटिलाइज कर सकें। ये था बेसिक पर्पस थ्रेड्स का। तो थ्रेड्स आपने हमने पढ़े थे, सिंगल थ्रेड होते हैं, मल्टी थ्रेड होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि सिंगल थ्रेड किस तरह काम करता है, मल्टी थ्रेड किस तरह काम करता है, और थ्रेड्स के मॉडल कौन कौन से हैं कि 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। तो ये हमने डिफरेंट मॉडल भी डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने यूज़र लेवल थ्रेड्स पढ़े थे, और उसके बाद हमने कर्नल लेवल, यूज़र लेवल थ्रेड्स में हमने बात की थी कि यूज़र लेवल जब थ्रेड होता है तो वो कर्नल को नहीं पता होता कि उसमें कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट टू कर्नल होता है। लेकिन जब कर्नल थ्रेड होता है तो उसको कर्नल को ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है कि क्या काम हो रहे हैं। और फिर हमने देखा कि पी थ्रेड्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने पी थ्रेड्स की लाइब्रेरी की बात की थी। तो ये हम पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज का स्टार्ट करते हैं कि स्केड्यूल जो है, स्केड्यूलिंग में हमने डिफरेंट तरह के क्यूज पढ़े थे कि हमारे पास क्यूज होते हैं। तो स्केड्यूलिंग प्रोसेस इन द रेडी क्यू, जो रेडी क्यू में प्रोसेस पड़े हुए हैं ABC, लेट से 10 प्रोसेस पड़े हैं रेडी क्यू में, तो उनको हमने चलाना भी है। और हमने इनकी जो हर प्रोसेस की स्टेट्स भी डिफरेंट पड़ी थी कि सबसे पहले रेडी स्टेट होता है, रेडी स्टेट के बाद रनिंग स्टेट में आएगा, फिर वो वेटिंग स्टेट में भी जाएगा, वेटिंग स्टेट के बाद दोबारा से वो जब रेडी स्टेट में आएगा, और उसके बाद फिर दोबारा वो जब ख़त्म हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग उसकी एग्जिट पॉइंट होगा। तो जब रेडी क्यू से उसको रनिंग स्टेट में लेके जाना है तो वो कौन लेके जाएगा, ये सारा काम जो कर रहा होता है ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर में काम करना है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या होता है ये हमने पढ़ा था। हमने बेसिक 3 तरह के स्केजुलर हमने कहा था कि 3 टाइप्स होती हैं स्केजुलर की। एक हमने डिस्कस की थी शॉर्ट टर्म, उसके बाद हमने कहा था लॉन्ग टर्म, एक हमने मीडियम टर्म बोला था। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स हमने स्केजुलर की टाइप डिफरेंस पढ़ी। और जब भी और उसके बाद आ गया जी ये एक कोई भी एक प्रोसेस है तो उसका क्या साइकिल होता है। जब हमने
पीछे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के वो हैं स्केड्यूलर हैं, वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है और आपका मीडियम टर्म है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म जो स्केड्यूलर है उसकी बात करता हूँ, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर हमेशा आपका उसके अंदर आपका डिस्पैचर यूज़ होगा। डिस्पैचर क्या काम करता है अभी हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक लाइफ साइकिल जो है, एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल वो कैसे काम करता है। जैसे ही आप एक प्रोसेस आता है तो प्रोसेस को एक हम उसकी कहते हैं सीपीयू बर्स्ट आई है कि उसने एक सीपीयू ने एक टाइम देना है, एक लेट से एक एक सेकंड की स्लॉट बनाई हुई है, तो वो सीपीयू एक बर्स्ट है, बर्स्ट टाइम उसको हम बोलते हैं। एक सेकंड, वो हमें एक सेकंड जो है ना वो एग्जाम्पल पे तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन वो सेकंड्स में नहीं होता, वो तो आपकी जो अगर कंप्यूटर की बस्ट बात करें तो वो तो मिली सेकंड्स में होगा, क्योंकि छोटा बहुत माइनर एक आंख जब तक नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो आपका चेंज हो जाता है। तो एक काम कर रहा था प्रोसेस, उसके बाद आपने आईओ बर्स्ट आ गया, फिर आपका सीपीयू बर्स्ट आ गया, आईओ बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट और आईओ बर्स्ट। इससे मुराद क्या है? सीपीयू बर्स्ट का मतलब ये है कि अब वो जो काम है वो सीपीयू कर रहा है, और आईओ बर्स्ट का मतलब यह है कि इस पे वो अब इनपुट कोई काम कर रहा है, सीपीयू अपना काम नहीं कर रहा है, इनपुट का काम आ गया है, इनपुट बर्स्ट काम कर रहा है। हमने दो तरह के प्रोसेस पढ़े थे कि आगे हमारा सीपीयू बाउंड प्रोसेस थे, एक हमारे इनपुट बाउंड प्रोसेस थे। तो जब क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगा, कोई भी, तो उसको पॉसिबल है कि उसको दोनों चीज़ें चाहिए हों, कि वो उसकी कैलकुलेशन भी उसको टाइप चाहिए हो, और वो आपने लेट से वर्ड की फाइल है उसमें आपने कैलकुलेशन भी करवाई और टाइपिंग भी करते हैं, और टाइपिंग जब करनी होगी तो आपको इनपुट का बस टाइम चाहिए होगा, इनपुट बस्ट चाहिए होगा। जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो फिर आपको सीपीयू बस्ट टाइम चाहिए होगा। तो ये आपका पूरा एक लाइफ साइकिल जो है ना वो बन जाता है। कभी आपका सीपीयू बस्ट, एक पहले सीपीयू बस्ट चलेगा, फिर इनपुट, फिर सीपीयू, फिर इनपुट, तो इस तरह से वो फ्लक्चुएशन जो है वो होती रहती है, और ये टिल द एंड होती रहेगी। ये सीपीयू ये हिस्टोग्राम है कि आपका जो बर्स्ट टाइम है वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपकी जो चलता जा रहा है, ये एक एकदम उसकी जो चेंज हुआ है वो हमने बोला है कि पहले सीपीयू आएगा, सीपीयू ने काम चलाते रहना है, फिर आपका इनपुट आएगा, फिर आपका सीपीयू आएगा। तो जैसे आपका इनपुट आएगा तो इनपुट बर्स्ट आएगा तो आपकी जो स्पाइक है ये वाली, ये ऊपर नीचे होती रहेगी। जब सीपीयू का बर्स्ट होगा तो वो कंसिस्टेंट होगी, जब से ही इनपुट आएगा तो वो आपका फिर चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये एक हिस्टोग्राम टाइप एक जो है ना डायग्राम बनाई गई है। तो सीपीयू स्केड्यूलर में अगर हम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की बात करते हैं तो ये क्या करता है? जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है, ये हमने बात की थी कि आपका जो रेडी क्यू में प्रोसेस पड़े हुए हैं उसमें से एक उसने प्रोसेस सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके और उसने उसको रनिंग स्टेट में लेके आना है। और ये काम कौन करता है? उसके जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के अंदर एक मॉड्यूल है जिसको हम डिस्पैचर बोलते हैं, वो डिस्पैचर इन्वोक होता है। वो डिस्पैचर एक प्रोसेस को उठाता है और उसको रनिंग स्टेट में ले आता है, और जैसे ही वो रनिंग स्टेट में एक उसका बर्स्ट टाइम उस प्रोसेस का ख़त्म होता है, उसको दोबारा से वो वेटिंग में ले जाता है, और उससे अगला प्रोसेस जिसकी बारी होती है, लेट से दो प्रोसेस थे उस क्यू में लगे हुए, तो P1 प्रोसेस उसने लेके आ गया और P2 को उसने वेटिंग स्टेट में रखा। जैसे ही P1 का टाइम ख़त्म हुआ उसको वो वेटिंग में ले गया, और उसको P2 को वो दूसरी साइड रनिंग में ले आया। तो इस तरह ये एक सर्कुलर वे में घूमता रहता है। ये जो डिस्पैचर है इसका काम ही यही है कि पहले वो लेके आएगा, फिर अगला, फिर अगला, और इससे अगला, और ये सारा काम उसने एक पर जितना टाइम आपको वो दिया हुआ है, इसके हम एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखेंगे कि हम ये कैसे काम करता है, ये जो डिस्पैचर है ये कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो ये देखेंगे, इन्वोक्स द डिस्पैचर टू हैव द सीपीयू अलॉटेड टू द सिलेक्टेड प्रोसेस, कि जो डिस्पैचर है ये इन्वोक करता है जो उसके अंदर होता है, और सीपीयू को और टाइम जितना भी उसने टाइम दिया होता है उसको वो दे देता है।
उसके बाद डिस्पैचर क्या करता है जी, डिस्पैचर गिव, ये मैंने इससे पहले भी बात को बता दिया आपको, डिस्पैचर गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ठीक है जी। तो और यानी कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने जिस प्रोसेस को सिलेक्ट किया है वो उसको पकड़ता है डिस्पैचर और सीपीयू को कंट्रोल दे देता है। ठीक है जी। और इस जब ये वाला काम करना है तो वो क्या कुछ करता है, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट करता है, स्विचिंग और स्विचिंग टू यूज़र मोड करता है। स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट का ये हमने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने भी बात पहले भी की थी कि वो एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में जब चेंज ओवर कर रहा था तो उसकी जो स्टेट्स हैं वो जो चल रहा था उसके दौरान उसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ उसकी चेंज हुई हुई थी, उसका कौन सा फ्लैग था कि क्या उसका रिजल्ट क्या था, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो वो वहीं से स्टार्ट कर सके, ना कि अपनी प्रीवियस स्टेट में उसको वापस जाना पड़े। तो ये काम उसने, ये सारे काम डिस्पैचर ने करवाने हैं। स्विचिंग टू यूज़र मोड, ठीक है, जो वो यूज़र मोड पे काम करना था या उसको कर्नल लेवल मोड में जाना था, तो ये सारे काम भी उसने करना है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू स्टार्ट, ठीक है जी, टू स्टार्ट, यानी कि उस जिस लोकेशन पे वो पड़ा हुआ था वो प्रोग्राम, वो प्रोसेस उस लोकेशन पे जाके उसकी वही वाली चीज़ें उसको दोबारा से रिस्टोर करवाता है। और ये डिस्पैचर का बेसिक फंक्शन है जो कि डिस्पैचर कर रहा होता है। अब इसमें एक और टर्म आ गया, डिस्पैचर लेटेंसी। कि उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि डिस्पैच लेटेंसी क्या है। एक प्रोसेस की और दूसरे प्रोसेस को लेके आने में, एक प्रोसेस को बंद करना। लेट्स से हमने, हमारे पास दो प्रोसेस थे P1 और P2। P1 चल रहा था, P2 की बारी आनी है, P1 को उसने वेटिंग में लेके जाना है और P2 को रनिंग में लेके आना है। तो इस दौरान में जो टाइम चेंज ओवर का लगेगा उसको हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। इसका डेफिनेशन क्या है, टाइम इट टेक्स फ्रॉम द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। ठीक है जी। एक प्रोसेस को आपने स्टॉप किया, दूसरे प्रोसेस को आपने स्टार्ट किया, ये वाला जो ड्यूरेशन है स्टॉपिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में, ये वाला आपका डिस्पैच लेटेंसी कहलाएगा। और ये आपका टिपिकली, जैसे मैंने पहले बताया था, ये माइक्रो सेकंड्स में आपका होता है। ओके जी। अब हम सीपीयू स्केड्यूल की बात करते हैं कि सीपीयू कब डिसाइड करता है कि जी अब मैंने स्केजुलिंग करनी है। और ये आपका शॉर्ट टर्म स्केजुलर जब वो कब होगा, कब आएगा, जब आपने स्विचिंग रनिंग टू वेटिंग स्टेट, कि एक प्रोसेस रनिंग में था, आपने उसको वेटिंग में लेके जाना है, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये कि रनिंग फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, ठीक है जी, रनिंग टू रेडी स्टेट, ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन है कि स्विचिंग फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, कि वेटिंग में था उसको आपने दोबारा से रेडी में लेके आना है। और चौथी कंडीशन है टर्मिनेट, जब आप टर्मिनेट कर दोगे तो फिर क्या होगा। एक प्रोसेस मेरा चल रहा था, वो टर्मिनेट कर गया, तो फिर मैंने अब क्या करना है, क्या मैं अपने सीपीयू को आइडल रखूंगा, ठीक है, क्या वो फ्री में बैठा रहेगा। तो फिर आपका स्केड्यूलर काम करता है। तो जब आपकी पहली और चौथी कंडीशन है, इस ये है आपकी नॉन प्रेएम्प्टिव स्केड्यूलर अंडर वन एंड फोर्थ कंडीशन, ये आपका क्या कहलाएगी, नॉन प्रेएम्प्टिव। और जो बाकी दो स्केड्यूलिंग हमने देखी हैं वो आपकी प्रेम्प्टिव होंगी। प्रेम्प्टिव का मतलब कि वो कभी भी आप उनको बंद कर सकते हैं, उनके चलाने से पहले आप कोई इंटरप्ट आ गया तो आपने उनको रोका और कोई और काम कर। लेकिन जो पहली कंडीशन और चौथी कंडीशन है वो आप उसमें, अब आप कोई इंटरप्ट नहीं आ सकता, उसमें वो नॉन प्रेम्प्टिव है, उसमें आपने चलाना कोई ना कोई नया काम आपने करना ही करना है। ठीक है जी। तो पहली और चौथी कंडीशन में आपका, चौथी कंडीशन कौन सी थी जो हमने पीछे स्लाइड में देखी है, कि उसमें आपकी टर्मिनेट कर देता है, जब सिस्टम आपका आपका प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया उसका टाइम, तो उतनी टाइम क्या मेरा सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, तो मैंने एक नया प्रोसेस लेके आना है। तो फिर ये स्केजुलिंग इस तरह से हमें इन चार कंडीशंस में हमें स्केजुलिंग करनी पड़ेगी।
अब जब भी हम स्केजुलिंग करते हैं तो स्केजुलिंग को मैयर करने में कि कौन सी स्केजुलिंग बेस्ट वन है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को देखने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है, किन पैरामीटर्स को हम देखेंगे तो फिर हम बता सकेंगे दिस एल्गोरिदम इज डूइंग बेटर जॉब। फॉर एग्जांपल सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्या वो जो एल्गोरिदम है क्या वो सीपीयू को बेस्ट यूटिलाइज कर रहा है। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, कि सीपीयू को हमने फ्री नहीं रहने देना। वो उसने तो वो काम करता जा रहा है, वो अगर वो फ्री में बैठा हुआ है, एक बंदा है, एक बंदा मैं मजदूर एक मैं लेके आ गया हूँ, तो बेस्ट उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी कि वो 8 घंटे के लिए अगर मैंने उसको लेके आया हूँ तो वो 8 घंटे काम करता रहे। बेस्ट यूटिलाइजेशन तो यही है ना। तो यही हिसाब आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन का भी है कि बेस्ट आपका एल्गोरिदम, वो स्केजुलिंग एल्गोरिदम कौन सा बेस्ट होगा, वो वाला एल्गोरिदम बेस्ट होगा जो कि सीपीयू को ऑल टाइम बिजी रखे, वो किसी भी टाइम पे फ्री ना हो। कि जैसे मेरा प्रोग्राम प्रोसेस खत्म होता है तो अगले प्रोसेस को फटाफट लेके आ जाए, ठीक है जी। तो एक पैरामीटर तो ये है कि जो वो वाला एल्गोरिदम स्केजुलिंग क्राइटेरिया, हम किस एल्गोरिदम को बेस्ट कहेंगे, बेशक वो शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग में यूज़ हो रहा, लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग में यूज़ हो रहा या मीडियम टर्म स्केजुलिंग में यूज़ हो रहा, हम उस को कहेंगे बेस्ट, जो कोई बेस्ट सीपीयू यूटिलाइज कर रहा हो। उसके बाद दूसरा है नंबर 2 पे जो हमारा पैरामीटर है उसको वो है थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट ये है कि एक लेट से एक यूनिट टाइम है, एक यूनिट टाइम आपका 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिली सेकंड भी हो सकता है। लेट से मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड है आपका यूनिट टाइम, तो एक यूनिट टाइम में आप कितने प्रोसेस को निकाल रहे हो, आप कितने प्रोसेस आप हल कर रहे हो, कितने प्रोसेस को आप अपना सोल्यूशन दे रहे हो। तो नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट्स देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट, कि एक पर टाइम यूनिट, वो मैंने आपको बता दिया कि टाइम यूनिट कोई भी हो सकता है, वो मिली सेकंड हो, वो 1 सेकंड हो, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको 1 सेकंड बताया कि लेट से आपका कंप्यूटर का जो ब्रश टाइम है वो 1 सेकंड है, तो एक यूनिट टाइम में आपने कितने प्रोसेस जो है ना उनका काम कंप्लीट आपने करवा दिया है, तो ये आपकी थ्रूपुट होगी। तो ये जो अगर आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है और मैक्सिमम थ्रूपुट है तो आपका एल्गोरिदम जो है स्केजुलिंग एल्गोरिदम वो बेस्ट काम करेगा। उसके बाद आता है तीसरा पैरामीटर जो है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम से मुराद क्या है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। व्हाट इट मीन कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। लेट से एक पी वन प्रोसेस है उसको 2 सेकंड लगे, तो उसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। एक प्रोसेस है उसको 5 सेकंड लगे, तो उसका टर्न अराउंड कितना हो गया? वो है 5 सेकंड, ठीक है जी। तो टर्न अराउंड टाइम, ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर आपके लिए मसले मसाइल आगे से क्रिएट होते जाएंगे, जो कि हम आगे स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स में पढ़ेंगे। कि आपको पता होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम क्या है। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि द मैक्सिमम time which is utilized in which the process can complete his work। एक प्रोसेस जो है वो अपना टाइम पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, वो वाला टाइम क्या कहलाता है? आपका टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है वेटिंग टाइम। तो अब वेटिंग टाइम की क्या डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। कितनी देर एक प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में पड़ा रहा। क्या उसको 10 सेकंड वेट करना पड़ा? क्या उसको 20 सेकंड वेट करना पड़ा? क्या उसको 2 सेकंड वेट करना पड़ा? रेडी क्यू में जैसे ही आता है तो उसका टाइम नोट कर लिया, और उसके बाद वो जितनी देर रेडी क्यू में पड़ा रहेगा दैट इज कॉल्ड हिज वेटिंग टाइम, ठीक है जी। अब रेडी क्यू में कब जाता है जी? मेरा रनिंग स्टेट में था, रनिंग स्टेट में आपने आपका इनपुट बर्स्ट आ गया, ठीक है जी, तो आपने उसको वेटिंग स्टेट में ले गए। वेटिंग रनिंग से वेटिंग में, जब वेटिंग से वो जाएगा तो वो रेडी क्यू में पड़ा रहेगा, ठीक है जी। अब दोबारा उसकी जब बारी आएगी तब वो हम उसको स्टार्टअप लेंगे।
ठीक है जी। आई थिंक अब वेटिंग टाइम की भी आपको डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर होगी। उसके बाद है दोबारा अगेन से रिस्पांस टाइम। अब रिस्पांस टाइम और टर्न अराउंड टाइम, इन दोनों में आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पांस टाइम? टर्न अराउंड टाइम मैं दोबारा से बता देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम वो वाला टाइम है जितने टाइम में आपका एक प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेता है। रिस्पांस टाइम ये है कि वो वाला टाइम जब उसको फर्स्ट टाइम उसको टाइम दिया जाता है, सीपीयू उसको फर्स्ट टाइम कितनी देर में टाइम देता है, और ये उसका आउटपुट का टाइम नहीं है। फर्स्ट टाइम उसको जब टाइम मिलेगा, क्या है इसकी डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन ए रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड until the first response is produced। ठीक है जी। when a request was submitted until the first response is produced, not output। ठीक है जी। और ये टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट में आपका रिस्पांस टाइम आएगा। ठीक है जी। आई होप अब आपको ये दोनों चीज़ें जो है टर्न अराउंड टाइम और रिस्पांस टाइम में फ़र्क पता चल गया होगा। और नहीं पता चला, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग फिर दोबारा से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास के अंदर। ये तो हमने 5 चीज़ें देख ली कि हमारा जो किन किन बेसिस पे हम कोई भी एल्गोरिदम को हम कहेंगे कि कितना एफिशिएंट वो काम कर रहा है। तो ये वही वाली बातें हैं कि ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी किसी भी अगर मैंने एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करना है कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है, तो वो मेरी अगर ये वाले पैरामीटर मेरे होंगे तो फिर मेरे बेस्ट वन कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, जो हमने पैरामीटर बताया कि सीपीयू यूटिलाइजेशन वो मैक्सिमम होगी तो दैट इज बेस्ट वन होगा। थ्रूपुट मैक्सिमम होगी तो बेस्ट वन होगा। टर्न अराउंड टाइम उसका मिनिमम होगा, कम से कम होगा तो यानी कि थोड़े से थोड़े वक्त में वो पूरा प्रोसेस को काम ख़त्म करवा देता है, तो वो भी कम से कम। वेटिंग टाइम यानी कि रेडी क्यू में कम से कम उसको वेट करना पड़ता है, तो वो भी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमाइज हमें करना चाहिए। और रिस्पांस टाइम वो भी हमें मिनिमाइज करना चाहिए। तो ये 5 पैरामीटर हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी एल्गोरिदम को जांच सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि विच वन इज बेस्ट वन। ओके जी। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं FCFS। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम। जैसा कि इसका नाम से जाहिर है कि जोन सा पहले आएगा उसको पहले सीपीयू को दे दिया जाएगा। ठीक है जी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये काम कैसे करता है? द प्रोसेस दैट एंटर्स द रेडी क्यू फर्स्ट इज शेड्यूल फर्स्ट regardless of the size of its next CPU burst। ठीक है जी। क्या कहता है जी? हमने ये कैसे काम करता है, हमने पढ़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया उसको हमने पहले टाइम दे देना है। अब एक प्रोसेस से हमने इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। अब P1 जो है उसको 24 यूनिट टाइम चाहिए कंप्लीट होने में। P2 को 3 यूनिट टाइम चाहिए, P3 को 3 यूनिट टाइम चाहिए। ठीक है जी। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि हमारे पास हैं। और ये पहले इसका जो अराइविंग टाइम है, पहले P1 आया, उसके बाद P2 आया और उसके बाद P3 आया। ठीक है जी। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम को हम समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 प्रोसेस हैं। इतने बर्स्ट टाइम यानी कि उसको 24 यूनिट टाइम चाहिए, 3 यूनिट टाइम चाहिए, थर्ड वन को 3 यूनिट टाइम चाहिए कंप्लीट होने में। ओके जी। तो आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। जब भी हम बनाएंगे, लेट से ये हम एक जैंट चार्ट बनाया है, तो पहले को हमने लगाया फर्स्ट, पहला जीरो से स्टार्ट हुआ, 24 उसने टाइम यूनिट ले लिए। P1 का टाइम हमने पिछली स्लाइड में देखा था, उसको 24 यूनिट टाइम चाहिए थे। उसके बाद P2 को आया था, तो P2 को 3 यूनिट टाइम चाहिए। तो 24 से पहले वाले ने 24 यूनिट के बाद
टाइम यूनिट के बाद ख़त्म हो जाना था, अगला स्टार्ट होना था P2, तो वो उसने 3 सेकंड लेने थे, यानी कि 3 यूनिट टाइम लेने थे, तो वो 27 पे ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो थर्ड है वो 30 पे ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, फर्स्ट पहला P1 पहले आया था, उसको हमने पहले इंटरटेन कर लिया, P2 उसके बाद आया था, उसके बाद इंटरटेन कर लिया, P3 उसके बाद आया था, तो उसके बाद उसको इंटरटेन कर लिया। ये तीन हमारे पास एक जान चार्ट के थ्रू हमने इसको शो करवा दिया। अब हमने निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा कि P1 जो है, ये जो प्रोसेस P1 था, जैसे ही रेडी क्यू में आया वैसे ही आते ही इसको टाइम मिल गया। वेटिंग टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कितनी देर वेट करना पड़ता है उस प्रोसेस को रेडी क्यू में आते। अब आपको अंदाजा होएगा इस एग्जांपल से कि रेडी वेटिंग टाइम एक्चुअली क्या था। वेटिंग टाइम हमने कहा था कि रेडी क्यू में उसको कितना देर वेट करना पड़ा। P1 अभी आते आया गया, पहला प्रोसेस आया गया, उसको हमने फौरी तौर पर CPU दे दिया। तो CPU दे दिया तो उसका मतलब है P1 को तो 0 टाइम यूनिट जो है ना उसको वेट करना पड़ा, लेकिन P2 को उस वक्त तक वेट करना पड़ा जब तक कि P1 खत्म नहीं होता। कितना खत्म नहीं हुआ, कब तक खत्म नहीं होता वो? 24 यूनिट टाइम तक तो वो खत्म नहीं होता। जैसे जब 24 यूनिट टाइम खत्म होते हैं, P1 का टाइम खत्म होता है, तो हमें P2 को हम टाइम दे देते हैं। तो P2 को कितना वेट करना पड़ गया? 24 टाइम यूनिट। अब ये टाइम यूनिट को अगर मैं सेकंड्स में बदल लूँ, तो हम कहते हैं कि ये टाइम यूनिट तो मेरा 1 सेकंड है, तो ये इसको 24 सेकंड लगे, P2 को 24 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और P3 को कितना वेट करना पड़ेगा? 27 सेकंड्स। अब सेकंड जो है ना, ये अब आपने कंफ्यूज नहीं करना कि सेकंड ही होते हैं, सेकंड नहीं होते जी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे इसको हम बोलते हैं यूनिट टाइम, ठीक है जी। तो 27 यूनिट टाइम आपका P3 को वेट करना पड़ेगा। तो एवरेज वेटिंग कैसे हमने निकालनी है? तीनों के टाइम को, एक का 24, एक का 0, एक का 24, एक का 27 है, तीनों को डिवाइड आप एडअप किया, 3 पे डिवाइड किया, और 17 सेकंड आपका एवरेज वेटिंग टाइम। यानी कि अगर आप एवरेज टाइम वेट लें तो हर प्रोसेस को 17 यूनिट टाइम वेट करना पड़ेगा। ओके जी। ये हमने कर लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर आपका P2 पहले आया, P3 बाद में आया, और P1 जो है वो एंड पे आया है, ठीक है जी। P2, P3 और फिर P1। तो P2 को जब करेगा, ठीक है जी, P2 की वेटिंग टाइम क्या है? P2 की तो जीरो, P2 को तो 0 टाइम वेट करना पड़ा, और P3 का वेटिंग टाइम कितना है? क्योंकि P3 को 3 सेकंड वेट करना पड़ा, 3 यूनिट टाइम, और P1 को कितना करना पड़ा जी? 6 करना पड़ा, ठीक है जी। ये देखिए 6। तो ये इस तरह से आ गया। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया? 3। अब आपने देखा कि दोनों को अगर इसमें एक, अब ये इशू क्या आया, दोनों का एवरेज टाइम, ब्रश टाइम, तीनों प्रोसेस के वही सेम ही है, लेकिन अब ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ऑर्डर चेंज होने से आपका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो ही चेंज हो गया है। पहले आपका, हमारा पिछली एग्जांपल में हमारा 17 यूनिट टाइम आ रहा था एवरेज वेटिंग टाइम, अब हमारा इस केस में हमारा 3 यूनिट टाइम आ गया है। तो अगर एक टर्म है कन्वाय इफेक्ट। कन्वाय इफेक्ट क्या कहता है? कन्वाय इफेक्ट कहा जाता है शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस। कि एक जो शॉर्ट प्रोसेस हैं, जो कि जिनका टाइम थोड़ा थोड़ा था, अगर वो एक बड़े प्रोसेस के पीछे लग गए तो उसको हम कहेंगे ये कन्वाय इफेक्ट आ जाएगा। कि एक बड़ा प्रोसेस था, उसको टाइम अगर लेट से उसको, जैसे कि P1 को 24 यूनिट टाइम चाहिए था, ठीक है जी, तो वो बाद में आया, बाद में आया, तो हमारा जो होगा टाइम, वो ही चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कॉन्वाय इफेक्ट जो है वो
उसका मतलब ये है कि कॉन्वाई इफेक्ट कब आएगा, जब हमारा शॉर्ट प्रोसेस जो हैं वो किसी बड़े प्रोसेस के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है जी, जैसे कि हमारा वो देखा था हमने पिछली एग्जांपल में देखा है कि P1 पहले आ गया था और P2 और P3 उसके पीछे लगे हुए थे। तो जब वो उसके पीछे लगे हुए हैं तो हमारा टाइम जो है उनको ज़्यादा वेट करना पड़ा। उनको तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन उनको वेट जो है वो एवरेज 17 सेकंड 17 यूनिट टाइम हर एक को लगा वेट करना पड़ा। तो वो जो ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं कॉनवॉय इफेक्ट। ठीक है जी, आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी कि कॉनवॉय इफेक्ट क्या। तो आज हम लेक्चर को दोबारा से जो रिकैप करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने प्रीवियसली जो हमने थ्रेड्स का थोड़ा पढ़ा था उनको डिस्कस किया, फिर हमने शॉर्ट टर्म स्केजुलर कब देखा वो क्या होते हैं, और फिर हमने डिस्पैचर देखा डिस्पैचर क्या काम करता है, फिर कौन कब कब जो है ना वो डिस्पैचर इन्वोक होता है, और कौन सा हमारी ऑप्टिमाइजेशन कौन सी कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे तो हम कहेंगे कि ये वाला जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो बेस्ट काम कर रहा है। उसके बाद हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है जिसको हमने देखा, और उसका ड्रॉबैक भी देखा कि ड्रॉबैक में वो क्या है कि हमें कॉन्वाय इफेक्ट आ जाता है। ड्रॉबैक इसका यही है कि अगर कोई बड़ा प्रोसेस पहले आ गया और छोटे प्रोसेस उसके पीछे लगे हुए हैं तो आपको आपको ज़्यादा टाइम उनको वेट करना पड़ेगा। आल्दो कि उनका थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन उनको क्योंकि उनके आगे जो है कि तो बड़ा प्रोसेस लगा हुआ था, उसको तो 24 सेकंड चाहिए थे, लेकिन बाकियों को 3-3 सेकंड चाहिए थे, तो टाइम उसको ज़्यादा लग गया। तो इसको हम बोलते हैं कन्वाई इफेक्ट। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अंटिल अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।